वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आवर न्यू चैनल फैक्शन नीट। यहाँ पे हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि जो बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स है क्लास 11th और क्लास 12th के नीट के, हर एक चैप्टर्स को हम 2 to 3 लेक्चर्स में ख़त्म करें। तो हर एक लेक्चर का जो चैप्टर का जो पैटर्न होगा, हर एक लेक्चर का जो पैटर्न होगा वो यही पैटर्न फॉलो करेगा कि यहाँ पे हम प्रॉपर थ्योरी को डिस्कस करेंगे, फिर एनसीईआरटी को भी साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे जो शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे, जो कि पीवाईक्यू में शायद रिलेवेंट भी है। पीवाईक्यूज अगर हम देखें तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो हर साल एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के आउटसाइड से भी थोड़ा सा मतलब पेरिफेरल टॉपिक्स आप कह सकते हो, उस वहाँ से आते हैं। तो अगर हम ये पहला चैप्टर देखें, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो इस चैप्टर के टोटल मैं अगर कहूँ तो 3 लेक्चर्स लूंगा। जो फर्स्ट लेक्चर है वो होगा ये डिस्कवरी वाला पार्ट, सेल थ्योरी वाला पार्ट, अप्रोचेस वाला पार्ट, और एक एंड पे हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। यहीं पे हम ये लेक्चर को एंड करेंगे और यहीं से एक हो जाएगा हमारा सेकंड लेक्चर। यहाँ पे हमने लिखा प्रोकैरियोटिक सेल, ये होगा हमारा लेक्चर नंबर सेकंड। एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल हम खत्म करेंगे, और जो लेक्चर नंबर 3 है वहां पे हम पूरा यूकैरियोटिक सेल को खत्म करेंगे। ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 3। और हर एक लेक्चर में हम बहुत ही डिटेल्ड बेसिक से लेकर एडवांस्ड तक बहुत डिटेल्ड थ्योरी देखेंगे। यहाँ पे साथ में हम एनसीईआरटी को तो कवर करेंगे ही करेंगे, फिर उसके साथ एक प्रैक्टिस शीट जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको ये फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एक प्रॉपर प्रैक्टिस शीट मिलेगा। उसके साथ हम जब लेक्चर देखते जाएंगे उसके बीच में कुछ पीवाईक्यूज भी करते रहेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए थे। लास्ट 37 to 38 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ईयर पे नीट पे आया है या फिर आगे नीट पे आ सकता है और हम लेक्चर में कवर नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जब लेक्चर को देखते जाएंगे तब आपको मालूम हो जाएगी हर एक चीज एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक हम कवर करेंगे। ऑल्दो जो आज पहला लेक्चर होगा उस पर हम सिर्फ बेसिक चीजों पे ही फोकस करेंगे, सेकंड लेक्चर पे भी हम पहले बेसिक चीजें पढ़ेंगे फिर एडवांस चीजें पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो पेरिफेरल टॉपिक्स होगा आउटसाइड एनसीईआरटी के वही हम तीसरे लेक्चर पे भी कंटिन्यू करेंगे। तो हर एक चैप्टर के ऐसे 2 to 3 लेक्चर्स होंगे, यही लेक्चर नंबर 1 प्लस लेक्चर नंबर 2 मैक्सिमम लेक्चर नंबर 3, ऐसे 2 to 3 लेक्चर्स पे हम हर एक चैप्टर को कवर करेंगे इस चैनल पे। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा पहला चैप्टर का नाम, तो इस पे हम ऐसा कहते हैं कि सेल का जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम सभी को मालूम है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट प्लस फंक्शनल यूनिट। इसको तो हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं सेल के। अब इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है कि क्यों इसको स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। पहला पार्ट तो यह है कि जो इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहने का मतलब है कि इसका ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब एक सेल अकेला, इसको क्या हम लिविंग कंसीडर करेंगे? यस। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें, ऑर्गेनिज्म का सबसे जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है। तो एक सेल का अलग से एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। कोई भी चीज जो सेल से भी छोटा है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरी बात, इसको हम फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? ये एसेंशियल डाइवर्स फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मतलब डाइवर्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि हर एक सेल का एक अपना यूनिक काम है। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक हार्ट का सेल है, उसका एक अलग फंक्शन है, एक स्टोमक का सेल है उसका अलग फंक्शन है, एक नर्व सेल है उसका कुछ डिफरेंट फंक्शन है। तो हर एक तरह के सेल अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हम इसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं। और स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब ये सबसे छोटा यूनिट है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब उसका अलग से एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इसी को हम एक्सटेंडेड वे में ऐसा कह सकते हैं कि एनीथिंग लेस देन ए सेल, कोई भी चीज अगर सेल से भी छोटा है, एनीथिंग लेस देन ए सेल, कोई भी चीज अगर एक सेल से भी छोटा है, इसका कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, डू नॉट हैव
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सेल से भी छोटा मतलब क्या हो सकता है, मतलब जो चीज अगर सेल को बना रहा है हम उसको देखें एग्जांपल से बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि आपने अगर नाम सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चीजें मिलके एक सेल बनता है। तो अगर वो चीजों को हम कंसीडर करें, वो लेस देन ए सेल है, वो मिलके एक सेल को बना रहे हैं, मतलब उनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। जब काफी सारे बायोमोलिक्यूल्स एक साथ आ जाते हैं तब एक सेल बनता है, उसका एग्जिस्टेंस है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि एक बेसिक मतलब एक नॉन लिविंग हम ले ले, एनसीईआरटी के जो इंट्रोडक्टरी पैरा है इस पे ये चीज दिया हुआ है कि अगर है एक नॉन लिविंग चीज ले, इसको एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया गया है इनएनिमेट, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम ले, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस किस चीज का आएगा? द डिफरेंस इज ऑफ ए सेल। ये जो सेल है वो यहां पे मतलब नॉन लिविंग पे ये एब्सेंट होगा, वही लिविंग पे ये प्रेजेंट होगा। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और इसीलिए एनसीईआरटी में ऐसा कहा गया है कि द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एनीथिंग लेस देन ए सेल डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आई होप पहला पार्ट आप सभी को क्लियर हो चुका है। अब इसी बेसिस पे हम ऐसा कहते हैं कि जो सेल्स है, सेल का जो नंबर है, नंबर ऑफ सेल्स, ये वन सेल भी हो सकता है और मेनी सेल्स भी हो सकते हैं। अगर वन है तो हम इसको यूनिसेलुलर कहेंगे। ये एकदम बेसिक सा पार्ट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब सभी को ये चीज मालूम है, बस एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं ये चीज को। तो एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन हो गया, प्लांट्स हो गए। यूनिसेलुलर में जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, एमीबा, पैरामेशियम, ये सब हो गए। तो ये सब यूनिसेलुलर में है, क्योंकि यूनि मतलब एक सेल है, इसका मतलब इन सभी का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी होगा। समझ में? तो यहां से यहां पे हम एक क्वेश्चन अगर करें से, मैं यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं ऐसा कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैज independent existence, independent existence। तो यहां पे मैं ऐसा लिख रहा हूं कि प्रोटीन, अमीबा, लिपिड्स, इकोलाई, सुगर्स, ऐसे हमने 5 नाम ले लिए और हमने आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, 1 2 3 4। यही से एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि पहला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसी में से बेसिक सा क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसका है। मतलब आपको मिनिमम यहाँ पे एक सेल तो चाहिए ही होगा। लेस देन सेल मैंने क्या बोला था कि बायोमोलिक्यूल्स। अभी देखिए एमीबा ये एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ई कोलाई एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब इन दोनों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो होगा ही। पर यहाँ पे जो नाम है जैसे कि प्रोटीन, लिपिड्स, सुगर्स, ये बायोमोलिक्यूल्स है, दीज आर नॉट सेल्स। ये मिलने के बाद एक सेल बनता है, तो मतलब इन चीजों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तब आंसर क्या आ जाएगा 2, एमीबा एंड ई कोलाई। तो यहां से हम ऐसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक सा पार्ट ही ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया है। अभी अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाए तो वो होगा कि डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुआ था। तो अगर हम सेल की डिस्कवरी की बात करें, ये पहले तो जो डेड सेल और लिविंग सेल का डिस्कवरी है वो बहुत ही पहले हो चुका था, 15-16 सेंचुरी के आसपास। तो जब मतलब 15th और 16th सेंचुरी में ऐसा क्यों कह रहा हूं, तब माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका था। जो फर्स्ट डेड सेल है वो ऑब्जर्व किया गया था 17th सेंचुरी में, स्पेसिफिकली इन द ईयर 1665। उसके बाद आएगा लिविंग सेल का कॉन्सेप्ट, उसके बाद मतलब लगभग 100-150 ईयर्स के बाद जाके न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ। तो हम इसी चीज को पहले देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल हुआ कैसे। तो पहले इन द ईयर 1665
देयर वॉज अ साइंटिस्ट कॉल्ड रॉबर्ट हुक. उन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था. ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व सेल, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड सेल. यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया था. और ये जो ऑब्जर्वेशन था उन्होंने अपने ही डिजाइन किया गया माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व किए. सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप्स, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, खुद के बनाए गए माइक्रोस्कोप में ही उन्होंने सेल को पहली बार ऑब्जर्व किया था. अभी जो माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था उस पे उन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस यूज किए. मतलब जो लेंस है इसका कॉम्बिनेशन यूज किया. मतलब से यहां पे एक लेंस रखा, यहां पे एक लेंस रखा. तो जब एक माइक्रोस्कोप में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस होता है तब हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं. सिंपल बात है, मैं आपको एक बार कह देता हूं. अगर एक माइक्रोस्कोप पे एक ही लेंस है हम इसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं. अगर एक से ज्यादा है तो हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं. यहां पे उन्होंने क्या किया कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस यूज किए. इसीलिए ये जो माइक्रोस्कोप है इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसीडर करते हैं. ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन जाता है क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस यहां पे यूज हुआ था. उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था वो एक प्लांट सेल था. कौन सा प्लांट था वो? क्वेरकस स्पीशीज का प्लांट था. क्वेरकस स्पीशीज का प्लांट था, उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया था. और उनके ऑब्जर्वेशन में उन्होंने, अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें, उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि एक हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था माइक्रोस्कोप के नीचे. अभी तब प्रॉब्लम ये था कि आज के डेट पे जो माइक्रोस्कोपिक इमेजेस है हम उसको, मतलब मैं अगर मेरे कॉलेज की बात करूं तो हम क्या करते थे कि माइक्रोस्कोप पे जो भी दिखता है वो लेटर रिवीजन के लिए हम एक फोटो ले लेते थे मोबाइल फोन पे. पर तब वो ये देखिए, ये कौन सी ईयर का बात है? 1665. तब उन्होंने जितने भी इमेजेस थे, दिस इज ए पार्ट ऑफ कॉमन सेंस कि तब कैमरा या मोबाइल फोन तो था नहीं. तब उन्होंने क्या किया था, जो भी चीज वो माइक्रोस्कोप पे देखे थे उन्होंने अपने हाथ से उनको ड्रॉ किया और उसको एक बुक में उन्होंने पब्लिश किया. उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया. वो माइक्रोग्राफिया ऐसा बुक है जिसपे उन्होंने जितने भी चीजें उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखे थे वो सारी चीजों को उन्होंने डिस्क्राइब किया था, ड्रॉ किया था अलग से. तो जो सेल की अगर हम बात करें तो क्वेरकस स्पीशीज का एक प्लांट है, उसका सेल उन्होंने ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के नीचे. तब उनको एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा. हनीकॉम्ब मतलब ऐसा स्ट्रक्चर वो देखे माइक्रोस्कोप के नीचे. तब उनका जो कंक्लूजन है वो कुछ ऐसा निकल के आया कि ये कंपार्टमेंट्स की तरह दिख रहे थे. दे लुक्ड लाइक कंपार्टमेंट्स. कंपार्टमेंट्स मतलब से ये एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है. तो ये बन गया एक कंपार्टमेंट. तो एक एक कंपार्टमेंट को उन्होंने, ये एक कंपार्टमेंट बन गया. उन्होंने कंपार्टमेंट को नाम दिया था सेलुले, जिसको हम आज के डेट पे सेल कह के पुकारते हैं. पर एक्चुअली जो उन्होंने देखा वो एक्चुअली कौन सा पार्ट था सेल का? ये वाला पार्ट. तो अगर हम आज के डेट पे देखें तो हम इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि व्हाट रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड, जो पार्ट रॉबर्ट हुक ने देखा था वो कौन सा पार्ट था? वो था कॉर्क. कॉर्क मतलब प्लांट के जो बाहरी हिस्से का पार्ट होता है. मतलब अगर आप स्टेम ले, मतलब से ये एक सेल है, ये एक प्लांट है, प्लांट का जो ये बाहर का पार्ट है वो है उसका कॉर्क पार्ट. उसने वो चीज ऑब्जर्व किया था. अब प्रॉब्लम यह है कि जो कॉर्क है वो डेड पार्ट है. दिस इज डेड पार्ट. सो एक्चुअली हुक ने जो ये चीजें ऑब्जर्व की थी, ये सब चीजें जो हुक ने देखा था
माइक्रोस्कोप के नीचे, वो एक्चुअली कौन सा पार्ट है? वो उसका सेल वॉल है, क्योंकि अंदर से ये सेल पूरा क्या है? ये तो सेल पूरा डेड सेल है, जो कॉर्क सेल है। इसके बारे में हम कहाँ पे पढ़ते हैं? देखो, ये जो कॉर्क है, दिस इज डेड पार्ट। इसको हम पढ़ते हैं, एक चैप्टर है प्लांट एनाटॉमी करके, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आपके क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 है। तो वहां पे जाके हम इस किस के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा पार्ट लिविंग पार्ट है प्लांट में, मतलब कौन से सेल्स लिविंग है, कौन से डेड सेल्स है, इन डेड सेल्स का भी क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों एक प्लांट में डेड सेल भी पाए जाते हैं, वो सब हम उस चैप्टर में पढ़ते हैं, अलग चैप्टर है। पर जो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था, दीज वर एक्चुअली सेल वॉल। यहां से हमको दो चीज पता चलता है कि जो प्लांट का सेल वॉल है वो खुद एक डेड पार्ट भी है, और जो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था वो भी हम कह सकते हैं कि दीज वर डेड सेल्स। और उन्होंने जो भी चीजें देखी थी, he published them in his book called Micrographia. ये एक बुक है। इस बुक पे रॉबर्ट हुक ने अपने सारे फाइंडिंग्स को पब्लिश किया था। मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि उनका कोई इमेज डाल के वहां पे रख दिए थे, तो क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि वो 1665 के ईयर, तब इमेज का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। जो भी चीज उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, हर एक चीज को उन्होंने अपने हाथों से ड्रॉ किया, उसके बाद उसको एक बुक पे पब्लिश किया। उस बुक का नाम दिया गया है माइक्रोग्राफिया। क्लियर है ये पार्ट? अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, क्योंकि हमने डेड सेल के बारे में पढ़ लिया। अभी हमको ये मालूम होना चाहिए कि लिविंग सेल, जो पहला लिविंग सेल है वो किसने देखा था। तो अगर हम लिविंग सेल की बात करें, यहां पे एक साइंटिस्ट आएगा, एवी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। अभी ल्यूवेनहॉक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था इन 1672। इनको इस चीज का क्रेडिट दिया जाता है कि ही फर्स्ट ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स। यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। कहां पे? उनका सैंपल क्या था? कंपेयर कीजिए रॉबर्ट हुक के साथ। उन्होंने क्वेरकस, एक स्पीशीज है प्लांट का, उसका जो कॉर्क सेल है उसको ऑब्जर्व किया था। और एवी ल्यूवेनहॉक ने इन्होंने जो ऑब्जर्व किया था, उन्होंने एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर लिया। जो पॉन्ड वाटर होता है ना, उसका एक छोटा सा ड्रॉप लेके उसको खुद के बनाए गए माइक्रोस्कोप पे उन्होंने ऑब्जर्व किया ल्यूवेनहॉक ने। मतलब जो रॉबर्ट हुक का फाइंडिंग था वो रॉबर्ट हुक ने अपना डिजाइन किया था माइक्रोस्कोप, जो ल्यूवेनहॉक का फाइंडिंग था उन्होंने भी अपने ही खुद के अलग माइक्रोस्कोप से उसको देखा। तो उनका जो अगर हम सैंपल देखें कि ल्यूवेनहॉक का सैंपल क्या था, तो उनका सैंपल था पॉन्ड वाटर, ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर। इसको उन्होंने ऑब्जर्व किया इन हिज सेल्फ डिजाइंड, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप पे। इन हिज सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, खुद के ही बनाए गए माइक्रोस्कोप में उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया था। अब उनका जो माइक्रोस्कोप है, अब यहां पे हम एक चीज और कर लेते हैं कि उनका जो माइक्रोस्कोप है ल्यूवेनहॉक का, उस पे एक ही लेंस यूज हुआ था। ये देखिए, ये जो माइक्रोस्कोप है, ये है रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप, और ये है ल्यूवेनहॉक का माइक्रोस्कोप। अभी इस पे क्या मैंने बोला था, इस पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस था। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मतलब सिंपल है, एक से ज्यादा लेंस का यूज किया गया था, तो इसको हमने नाम दिया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये है ल्यूवेनहॉक का माइक्रोस्कोप, इस पे सिंगल लेंस है, तो इसको हम नाम क्या देंगे? दिस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये एवी ल्यूवेनहॉक वाला माइक्रोस्कोप है, और ये रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप है। और ये है रॉबर्ट हुक का जो बुक के बारे में मैंने बात किया, माइक्रोग्राफिया। ये माइक्रोग्राफिया वो बुक है जिसपे रॉबर्ट हुक ने अपने सारे ऑब्जर्वेशंस को अपने खुद के बनाए गए डायग्राम्स पे उनको दिखाया गया, अपने हाथों से बनाए हैं उन्होंने डायग्राम्स, जो चीज उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था। अभी हर एक चीज को उन्होंने यहाँ पे पब्लिश किया। अभी हम सिंपली इस पार्ट पे आते हैं जो ल्यूवेनहॉक के फाइंडिंग है। क्योंकि यहाँ पे एक ही लेंस था उसके माइक्रोस्कोप में, तो ल्यूवेनहॉक के माइक्रोस्कोप को हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप।
अभी यहाँ पे एक चीज गलत हो सकता है कि जो पहला माइक्रोस्कोप था, इस कॉन्टेक्स्ट पे अगर हम बात करें, जो पहला माइक्रोस्कोप था वो कंपाउंड था और जो दूसरा माइक्रोस्कोप है वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। अभी कंपाउंड और सिंपल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ लेंस कितने यूज हो रहे हैं उस पर। अभी अगर हम उनका सैंपल ऑब्जर्व करें, इसका जो ऑब्जर्वेशन निकल के आया, मतलब लीवेनहॉक का अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें, इन्होंने क्या देखा था माइक्रोस्कोप के नीचे, कुछ छोटे से एनिमल की तरह सब्सटेंसेस उनको लगे, कि लगा तो ही एनिमल्स ही है पर उन्होंने नाम दिया एनिमाक्यूल्स। एक ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर को जब उन्होंने अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, तब उनको कुछ मूविंग एनिमल के जैसे ऑर्गेनिजम्स देखे। क्योंकि ये बहुत ही छोटे थे, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। तो ये एनिमल्स की तरह दिख रहे थे क्योंकि उनमें मूवमेंट मतलब लोकोमोशन दिख रहा था, तो वहां से उन्होंने सोचा कि वो तो एनिमल्स ही है। पर क्योंकि ये बहुत ही छोटे थे, तो इन्होंने इसको कंपेयर किया एक वर्ड मॉलिक्यूल से, यहाँ से यही से ये वर्ड उठ के आया है एनिमाक्यूल्स। ऑल्दो ये नाम गलत है, क्योंकि अगर आप मॉलिक्यूल कहते हैं तो वो लेस देन सेल है, लेस देन सेल लिविंग नहीं है। हालांकि तब इतना क्रिस्प डेफिनेशन नहीं था। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये तब का पार्ट है जब सेल डिस्कवर हो रहा था, बस इसके बारे में कोई स्टडीज, कोई डेफिनेशन वगैरह कुछ बनाया नहीं गया था। तो ये वर्ड बना है इन्हीं दो वर्ड से। अब एनिमाक्यूल्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल animals showing motility, मतलब ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर में कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो मूव कर रहे थे। लेटर जाके ऐसा पता चला what they actually were, these were actually these were ये क्या हो सकता है, ये बैक्टीरिया हो सकता है। आज के डेट पे हम जिन चीजों को बैक्टीरिया कहते हैं वो हो सकता है, ये प्रोटोजोआ हो सकता है, और प्लैंक्टन्स भी हो सकता है। पर प्लैंक्टन्स में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि प्लैंक्टन्स में जनरली कोई लोकोमोशन नहीं होता, वो जिस डायरेक्शन में वाटर मूव करता है उसी डायरेक्शन में मूव करता है। अभी उस टर्म पे मैं जा नहीं रहा हूं। तो मोस्टली देयर आर हाई चांसेस कि जो लीवेनहॉक ने देखा था उस टाइम पे, उसको हम आज के डेट पे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ कहते हैं। क्लियर है ये पार्ट? अभी अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाए, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, रॉबर्ट हुक ने क्या ऑब्जर्व किया था, डेड सेल्स, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, लिविंग सेल्स। रॉबर्ट हुक का क्या सैंपल था, कॉर्क, और उनका क्या सैंपल था, ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर। रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप यूज किया था उस पर एक से ज्यादा लेंस थे, तो वो कंपाउंड था, और लीवेनहॉक ने जो यूज किया उस पर सिंगल लेंस है, सिंपल माइक्रोस्कोप था। उनके ऑब्जर्वेशन में, रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्वेशन में हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, एनिमैक्यूल्स व्हिच आर मोस्ट टेंटेटिवली बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स दैट ही ऑब्जर्व्ड। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे अगर मूव करें, तो एक ये है 1672। उसके बहुत ही बाद एक साइंटिस्ट आए थे, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस। ही वॉज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व न्यूक्लियस 1831 के आसपास। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है कोर। इसका मीनिंग है इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कोर। मतलब अगर ये एक सेल है, उसके बीच में एक डेंस पार्ट एरिया दिखा, एक सेल के बीच पे एक डेंस एरिया दिखा, क्योंकि ये बीच पे है, इसको हम कहते हैं कोर ऑफ द सेल। और ये न्यूक्लियस का लिटरल मीनिंग ही होता है कोर। ये वो साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने फिजिक्स पे, हमने अगर नाम सुना है तो ब्राउनियन मोशन इन्होंने डिस्कवर किया था, जिसको लेटर बहुत सारे फिजिसिस्ट ने सही भी प्रूव किया था, जैसे कि आइंस्टाइन ने। तो ये रॉबर्ट ब्राउन, इनका जो पहला काम है, हमारा बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट पे तो हम एक ही चीज पढ़ते हैं कि उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था एक सेल के अंदर, पर उनका एक अलग कॉन्ट्रीब्यूशन भी है अलग अलग फील्ड्स पे। तो बेसिकली अगर हम देखें इसमें, इन्होंने जो सैंपल लिया था, अब सैंपल मतलब कौन सा चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया। जो रॉबर्ट हुक का सैंपल था वो क्या था, कॉर्क सेल्स। लीवेनहॉक का क्या था, ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर। अब इन्होंने जो सैंपल लिया था वो था ऑर्किड का रूट ऑफ
ऑर्किड, क्या है ऑर्किड? प्लांट है। उस प्लांट के रूट को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया था तब उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। क्लियर है ये पार्ट? अगर हम एनसीईआरटी को थोड़ा देख ले यहां पे, फर्स्ट ऐसा कहा गया है कि वेन एवर यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। एक ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो वो किस लिए है, और व्हाट इज दैट इनएनिमेट थिंग। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। इनएनिमेट इस वर्ड का मतलब है मैंने पहले ही बोला था कि एनसीईआरटी में ये वर्ड भी यूज किया गया है। द आंसर इज द प्रेजेंस ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किस चीज का प्रेजेंस होता है? सेल। इन ऑल किस पे होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल से ही बना हुआ है, इसीलिए हम उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कहते हैं। अभी कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा है कि वो एक सिंगल सेल के बने होते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर। एग्जांपल में हम क्या कह सकते हैं? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये यूनिसेलुलर है एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, व्हाइल अदर्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनी। मेनी का मतलब क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर। एग्जांपल ह्यूमन। अब जो पॉइंट हमने पहले लिखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का खुद का एग्जिस्टेंस है। सेकंड, इट परफॉर्म्स ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ये है स्ट्रक्चरल यूनिट वाला पॉइंट, ये है फंक्शनल यूनिट वाला पॉइंट। क्लियर है? हमको पहले से यह तो मालूम था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको यहां पे डिस्क्राइब किया गया है। ये स्ट्रक्चरल यूनिट का पॉइंट है, ये फंक्शनल यूनिट का पॉइंट है। और ये भी जो फंक्शंस है, मैंने ऐसा कहा था कि दिस फंक्शंस आर डाइवर्स। हर एक सेल का अलग एक फंक्शन होता है। एनीथिंग लेस देन ए सेल, ये वाला पॉइंट को ऊपर, ये एनीथिंग लेस देन ए सेल, complete structure of cell, does not ensure independent existence by independent living. You can say that अगर कोई भी चीज सेल से भी छोटा है, एग्जाम्पल बायोमोलिक्यूल्स, दे डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहां पे नाम दिया हुआ है एवी लिवेनहॉक का। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था। ही ऑब्जर्व्ड, मतलब ही फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड लाइव सेल, मतलब एक लिविंग सेल, जिसका पूरा हिस्ट्री हमने अभी देख लिया। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उसका डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल, जिसके बारे में हम सेकंड लेक्चर में बात करेंगे जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम पहला पार्ट सेल मेम्ब्रेन वो माइक्रोस्कोप के बारे में ही थोड़ा देखेंगे कि कौन सा माइक्रोस्कोप सिंपल कंपाउंड है, जो कि हमने आज भी थोड़ा सा बातें की कि नंबर ऑफ लेंसेज के बेसिस पे। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये वो माइक्रोस्कोप है जो 1950s में डिस्कवर किया गया था, सॉरी इन्वेंट किया गया था। डिस्कवर तो हम नहीं कह सकते, हालांकि यहाँ पे डिस्कवर और इन्वेंशन में बेसिक डिफरेंस ये है कि कोई भी चीज़ पहले से है उसको अगर हम खोज रहे हैं तब इसको डिस्कवरी कहते हैं, और कोई भी चीज़ अगर हमने खुद से बनाया है उसको पहला इन्वेंशन कहा जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि ऑक्सीजन, उसका डिस्कवरी हो सकता है, इन्वेंशन नहीं। किसी ने ऑक्सीजन बनाया नहीं है, वो पहले से था, किसी ने उसको ऑब्जर्व मतलब डिस्कवर किया। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस नाम के एक चैप्टर में कि किसने, मतलब जोसेफ प्रिस्ले करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने पहले बार ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। तो वो सब चीज़ों में अभी हम नहीं जाते हैं, पर हालांकि एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके बारे में दो पॉइंट्स है कि इसका जो मैग्निफिकेशन है, मतलब जूम करके किसी चीज़ को देखना, इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इसका जो मैग्निफिकेशन है वो बहुत हाई है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। मतलब ऐसे भी चीज़ें हैं जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिख, मतलब नेकेड आई से नहीं अगर कोई चीज़ दिख रहा है तो हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, पर अगर एक नॉर्मल सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से एक चीज़ नहीं दिख रहा है तो हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम जो भी चीज़ देखते हैं वो डेड होना ही चाहिए। किसी लिविंग स्पेसिमेन को, एक लिविंग सेल को हम माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देखते। तो यही से एक डिवीजन होता है पूरे बायोलॉजी के माइक्रोस्कोपी फील्ड का कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक, एक फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी टेक्निक। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी के लिए एक साइंटिस्ट और उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में दिया हुआ है सेल के पहले पार्ट पे, चैप्टर के एकदम शुरू में, GN रामाचंद्रन करके। मैं एक चीज आपको कहता हूं, ये सब चीज आपको कहां पे मिलेगा? बायोलॉजी में जो क्लास 11th का पार्ट है, यहां पे मैं लिखता हूं, जो क्लास 11th का पार्ट है उस पे 5 यूनिट्स है, यूनिट 1 टू यूनिट 5, ऐसे आपको 5 यूनिट्स मिलेंगे।
जैसे कि जो पहला यूनिट है उस पे आपके 4 चैप्टर्स है, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। सेकंड यूनिट में 3 चैप्टर्स है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि जो उस लास्ट चैप्टर मैंने बोला उस पर सिर्फ अभी फ्रॉग ही रह गया है, बाकी हम जो पढ़ रहे हैं वो है यूनिट 3, सेल के बारे में जो यूनिट है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उसके बाद जो 4th यूनिट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी, 5th यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। एक पे है 3 चैप्टर और ह्यूमन में है 6 चैप्टर अभी। तो अभी क्या मैं कह रहा हूं सुनिए, हर एक यूनिट के शुरू में, मैं चैप्टर नहीं कह रहा हूं, हर एक यूनिट की बात कर रहा हूं, हर एक यूनिट के शुरू में आपको एक साइंटिस्ट के बारे में दिया होता है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ये जो सेल का चैप्टर है वो है यूनिट 3। इस यूनिट 3 के शुरू में भी आपको एक साइंटिस्ट के बारे में होगा। तो क्लास 11 के अगर 5 यूनिट है तो 5 यूनिट के शुरू में एक साइंटिस्ट के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। जो सेल चैप्टर है इस पे जिस साइंटिस्ट के बारे में बात किया गया है वो है जीएन रामाचंद्रन। क्लियर है ये पार्ट? तो यह है यूनिट 3 में जिस साइंटिस्ट के बारे में बात किया गया है ये उस रिगार्डिंग है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि जीएन रामाचंद्रन के बारे में यहां पे क्या बोला गया है। फर्स्ट यहां पे 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस। एक है ही वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, ये वाला पार्ट आपको शुरू में मिल जाएगा कि जीएन रामाचंद्रन करके नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये पेज नंबर 86 पे आपको मिलेगा। जीएन रामाचंद्रन यहां पे ही वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल, ये वाला पॉइंट है। और एक पॉइंट यहां पे आपको मिलेगा कि उन्होंने एक प्लॉट का यूज किया था जिसका नाम है रामचंद्रन प्लॉट, जिस पे उन्होंने प्रोटीन के कॉन्फॉर्मेशन मतलब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को उन्होंने स्टडी किया था। और उनके जो फाइंडिंग है, एक फाइंडिंग है उनका रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। ये कोलाजन के स्ट्रक्चर, कोलाजन एक प्रोटीन है, एक प्रोटीनेशियस फाइबर है जिस जो हमारे बॉडी में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में कोई है उसका नाम है कोलाजन। तो उस कोलाजन प्रोटीन का जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो भी उन्होंने दिया था और उसको पब्लिश किया गया था एक जर्नल जिसका नाम है नेचर इन 1954। एक जर्नल है, उस जर्नल का नाम है नेचर। 1954 में उस जर्नल में जीएन रामाचंद्रन का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें उन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन के बारे में बात किया था। तो हम यही पे ऐसा लिख लेते हैं कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल। ये एक पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि ही वर्क ऑन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन, ये भी जीएन रामाचंद्रन ने दिया था। ये पब्लिश हुआ था, दिस वाज पब्लिश्ड इन एक जर्नल है जिसका नाम है नेचर। उस जर्नल में ये पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1954। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है उन्होंने एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर या फिर कॉन्फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए खुद का एक टेक्निक उन्होंने डेवलप किया था, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर को डिकोड करने का एक टेक्निक उन्होंने डेवलप किया था, उसका नाम दिया जाता है रामचंद्रन प्लॉट। उन्हीं के नाम पे इसको नाम दिया गया है रामाचंद्रन प्लॉट यूज्ड फॉर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे भी कुछ टर्म्स है जैसे कि साई टेस्ट, काई टेस्ट, ऐसे कुछ टर्म्स है, तो उस पर हम अभी नहीं जाते क्योंकि इसके बारे में एनसीईआरटी में कुछ दिया नहीं है। एक होता है साई टेस्ट, एक होता है काई टेस्ट। तो साई कॉन्फॉर्मेशन, पाई कॉन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे बात होता है, पर क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे सिलेबस पे है नहीं, आपको बस मैक्सिमम यही नाम याद रखना है कि रामचंद्रन प्लॉट प्रोटीन के कॉन्फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए किया जाता है। दूसरा, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन, ये जीएन रामाचंद्रन ने दिया था जो नेचर नाम के एक जर्नल में पब्लिश हुआ। तीसरी बात, उन्होंने ही वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल। बस खत्म। और एक पॉइंट है यहाँ पे, एक दूसरे साइंटिस्ट का भी नाम दिया हुआ है। आप जब इसको पढ़ेंगे इसके एंड पे देखिएगा, एक साइंटिस्ट है लाइनस पॉलिंग करके, इनके बारे में हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के यूनिट पे। जो क्लास 12 का एक यूनिट है जेनेटिक्स, उस पर हम पढ़ेंगे। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है लाइनस पॉलिंग, जिन्होंने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट ऑफ प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको दिया था। अभी ये अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, ये जो दो नाम है ये प्रोटीन के ही स्ट्रक्चर्स है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स करके, सेल के ठीक बाद एक चैप्टर है एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स करके। उस चैप्टर में हम अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट का मतलब पढ़ेंगे।
पर लाइनस पॉलिंग का जो बेसिक कंट्रीब्यूशन है, मतलब इन्होंने इसको कैसे डिस्कवर किया था, क्या क्या चीज इन्होंने ऑब्जर्व किया उनके उसके इनके स्ट्रक्चर्स में, एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, वो हम डिटेल पे पढ़ते हैं क्लास 12 में जेनेटिक्स में जाके। अभी के लिए बस इतना ही पॉइंट रामचंद्रन के बारे में, जीएन रामाचंद्रन के बारे में याद रखना है। यहां पे मैं एक चीज के बारे में बात करता हूं जिससे इस बार एक क्वेश्चन बना था, दैट इज द अप्रोचेस इन बायोलॉजी। जो इस साल मतलब नीट 2025 का पेपर था, उस पर एक क्वेश्चन बना था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी करके, उसको हम यही पेपर लेते हैं अप्रोचेस इन बायोलॉजी करके। ये भी चैप्टर के शुरू पे, मतलब जो पेज ये है, देखिए यहाँ पे कौन सा पेज नंबर दिया गया है, पेज नंबर 86, उसके ठीक पिछले पेज पे पेज नंबर 85 पे नीचे की ओर आपको एक लाइन मिलेगा जो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी है उसके बारे में। तो हम इस टॉपिक को ऐसे पढ़ते हैं कि बायोलॉजी को पढ़ने के दो अप्रोचेस हैं। जो पहला अप्रोच है उसको हम कहते हैं इमर्जेंट अप्रोच। जो फर्स्ट अप्रोच है इसका नाम दिया जाता है इमर्जेंट अप्रोच। इस पे हम क्या करते हैं कि एक हायरार्की पढ़ते हैं। इमर्जेंट अप्रोच पे हम एक हायरार्की पढ़ते हैं। हायरार्की मतलब सबसे छोटा यूनिट है सेल, वो सेल मिलके बनाता है टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन एंड हैव कॉमन ओरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यूज मिलने के बाद बनता है ऑर्गन, उसके बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम, और आखिरी में बनता है ऑर्गेनिज्म। जब हम ऐसे छोटे से बड़े की ओर, मतलब इमर्जेंट मतलब एक सेल को पढ़ते पढ़ते हम एक ऑर्गेनिज्म की तरह जा रहे हैं, इस चीज को कहते हैं इमर्जेंट अप्रोच। इसका ठीक उल्टा होता है रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ऑल्दो ये जो है, इस पे एक चीज आप याद रखिएगा, जो टिश्यू है, टिश्यूज मिलके एक स्ट्रक्चर बनाता है टिश्यू सिस्टम, और ये टिश्यू सिस्टम सिर्फ प्लांट में देखने के लिए मिलता है। दिस इज सीन ओनली इन प्लांट्स। इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है, कुछ फंगस में भी टिश्यू सिस्टम पाया गया है, पर हम सिंपली ये कहते हैं कि हम बस इतना भी अगर याद रखें तब भी मोर देन इनफ है। जनरली हम ऐसा कहते हैं कि टिश्यूज बन के टिश्यू सिस्टम बनाता है। अब ये जो बात है ये एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। मैंने पहले भी एक चैप्टर का नाम बोला था प्लांट एनाटॉमी करके, उस चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। 3 तरह के टिश्यू सिस्टम्स होते हैं प्लांट में, उस चैप्टर में इसको दिया गया है। तो बस ये चीज याद रखना है कि हम अगर सेल से लेके ऑर्गेनिज्म तक जा रहे हैं, उस अप्रोच को इमर्जेंट अप्रोच कहा जाता है, और दूसरा है रिडक्शनिस्ट अप्रोच। दूसरा अप्रोच है रिडक्शनिस्ट अप्रोच। अब रिडक्शनिस्ट अप्रोच का मतलब मैंने कहा कि ये ठीक इसका उल्टा है। इमर्जेंट जो अप्रोच है इसका ठीक उल्टा है। ये बना था क्वेश्चन नीट 2025 का। रिडक्शनिस्ट अप्रोच में क्या कहा जाता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को आप ले रहे हैं, उसका जो बेसिक यूनिट होगा वो क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गन, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका सेल। तो अगर आप ऑर्गेनिज्म से सेल की तरफ आ रहे हैं, मतलब और छोटे पार्ट्स पे देखें, सेल भी किस चीज का बना होता है, बायोमोलिक्यूल्स का बना होता है। तो हम एक एक चीज को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उस लेवल पे। मतलब हम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते ही रहे, उसका बेसिक यूनिट हमने देखा कि वो क्या होता है, सेल होता है। उसके बाद हम वो सेल के भी अंदर क्या चीज है, बायोमोलिक्यूल्स, उसके बारे में स्टडी करते हैं। इस अप्रोच को कहा जाता है रिडक्शनिस्ट अप्रोच। अभी इस पे फिजिक्स का भी यूज होता है, केमिस्ट्री का भी यूज होता है। अगर आप एक बायोमोलिक्यूल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उस स्टडी में आप फिजिक्स का भी यूज करते हैं और साथ में बायोलॉजी का भी यूज करते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं फिजिको केमिकल अप्रोच। इसी अप्रोच को हम कहते हैं फिजिको केमिकल अप्रोच। अभी बात यह है कि हम कभी कभार इस चीज को भी पढ़ लेते हैं कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का मतलब क्या है, पर हम ये पॉइंट को पहली बार इस एग्जाम में ही देखें कि डायरेक्ट यही पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया। फिजिको केमिकल मतलब फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी, दोनों का एप्लीकेशन होता है। एज ए टीचर अगर मैं भी आपको बताऊं, हम भी इसको पहले ऐसे ही याद करते थे कि इमर्जेंट मतलब एक सेल से लेके ऑर्गेनिज्म तक जाना,
और रिडक्शनिस्ट मतलब इसका उल्टा, ऑर्गेनिज्म से लेके सेल तक आना, बायोमोलिक्यूल्स तक जाना। पर इसका जो ये डेफिनेशन है, ये आपको मैंने बोला है कि पेज नंबर 85 पे मिल जाएगा, इसके ठीक पिछले पेज पे। तब जब वो पेज आप एक बार देखेंगे तब उस पे लिखा है कि दिस इज ए फिजिको केमिकल अप्रोच। तो ये प्योर ऐसा पॉइंट है कि जिसको आपको याद भी करना है। चीजें समझना है तो हम यहां से समझ सकते हैं कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट से एक लार्जर यूनिट की तरफ जाना उसको इमर्जेंट कहते हैं, एक लार्जर यूनिट से एक स्मॉलर यूनिट की तरह आना उसको हम रिडक्शनिस्ट कहते हैं। पर ये जो टर्म है ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि क्योंकि इस पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का यूज होता है, इसको हम फिजिको केमिकल अप्रोच कहते हैं। क्लियर है ये पार्ट? अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है इस पे हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग सेल थ्योरी। अभी 1665 में डेड सेल देखा गया था, 1672 में लिविंग सेल देखा गया, 1831 के आसपास न्यूक्लियस भी डिस्कवर हो गया। अब हम बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। 7-8 ईयर्स बाद 1838 पे एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने, सेल थ्योरी का मतलब आप समझिए, हर एक सेल को सेटिस्फाई कर रहे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स, उनको हम सेल थ्योरी कहेंगे। कुछ ऐसे थ्योरीज जो कोई भी सेल के लिए ट्रू, इट स्टैंड्स ट्रू फॉर एनी ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल सेल, उसको हम कहते हैं सेल थ्योरी। तो पहली बात यह है कि 1838 पे इन द ईयर 1838 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथियस श्लेडन। इनका एक ऑब्जर्वेशन है कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के नीचे। उसके बाद उन्होंने एक चीज देखी कि हर एक प्लांट्स का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। ऑल्दो हम कुछ देर पहले ही पढ़े कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पर ये बात तो एक एक करके ना, पहले किसी ने प्लांट्स को देखा, फिर किसी ने प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स को देखा, उसके बाद ये स्टेटमेंट बना जो आज हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो जो पहली बार किसी साइंटिस्ट ने अगर इस बारे में बात किया है कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, तो वो थे मैथियस श्लेडन। बाय प्रोफेशन ही वॉज ए जर्मन बोटानिस्ट। बाय प्रोफेशन श्लेडन एक जर्मन बोटानिस्ट थे जिन्होंने ये चीज कहा था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब इसी स्टेटमेंट को थोड़ा आगे लेके गए एक दूसरा साइंटिस्ट है, उनका नाम है थियोडोर श्वन। नंबर टू थियोडोर श्वन। ठीक उसके एक साल बाद, मतलब इन द ईयर 1839, ये भी एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इस चीज को आप एक बार देखना कि नए एनसीईआरटी में इसको मॉडिफाई किया गया है। ओल्ड एनसीईआरटी में यहाँ पे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा हुआ है। इस बार 2025 का जो रिप्रिंट आया है एनसीईआरटी का, उस पे ये चीज किया गया है, ब्रिटिश को हटा के जर्मन कर दिया गया है। इसको एक बार आप देख लेना इस चीज को एनसीईआरटी में। अगर आपके पास पुराना एनसीईआरटी है तो यहाँ पे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा होगा, पर अगर आपके पास एकदम नया एनसीईआरटी 2025 वाला, तो उस पे यहाँ पे लिखा होगा कि ही वॉज ए जर्मन जूलॉजिस्ट। अगर आप इसको कैसे कंफर्म कर सकते हैं, आप गूगल पे जाके जो अगर एनसीईआरटी का पीडीएफ है, उस चैप्टर का नाम सर्च कीजिए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वहाँ पे जाकर आप एनसीईआरटी का पीडीएफ एक बार देखिए, वहाँ पे आपको ये चेंज दिख जाएगा कि ही इज ए जर्मन जूलॉजिस्ट। ईयर था 1839। उन्होंने क्या कहा था? श्लेडन ने बात किया था सिर्फ किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। श्वान ने बात किया था बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उन्होंने कहा कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो प्लांट सेल है उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज अ सेल वॉल। वहीं पे
अगर एक एनिमल सेल हम देखें, उसका जो आउटर डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। उनका स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि प्लांट सेल में, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, ये एक प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। कोई भी अगर हम एक प्लांट सेल ले या फिर एनिमल सेल में, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ। पर अगर हम प्लांट सेल को देखें, उसमें मेम्ब्रेन के बाहर भी एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेल वॉल। दिस इज अ यूनिक फीचर, उन्होंने कहा। प्लांट सेल में एक यूनिक फीचर है सेल वॉल करके, जो अगर हम एनिमल सेल ले तो वहां पे सिर्फ क्या होता है? एक मेम्ब्रेन दिखता है। अगर हम एक प्लांट सेल ले, उस मेम्ब्रेन के बाहर हमको एक वॉल भी दिखता है। तो इसीलिए तब, क्योंकि उन्होंने पहली बार सेल वॉल को देखा था, उसीलिए उन्होंने कहा कि मतलब अगर फर्स्ट ऑब्जर्व या फिर डिस्कवर्ड की बात करें तो वो तो रॉबर्ट हुक ही हो जाएगा। पर अगर हम सेल थ्योरी के रेस्पेक्ट में देखें कि जो यूनिक फीचर सेल वॉल है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, इसको किसने कहा? श्वान ने। इस बात पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं? देखिए, ज्यादा लॉजिक लगाने से यहाँ पे एक क्वेश्चन आप गलत कर बैठेंगे, बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने से। ही वॉज ए जूलॉजिस्ट, ही ऑब्जर्व्ड प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। और जो प्लांट सेल में सेल वॉल है यूनिक फीचर कह के, वो किसने कहा था? वो भी श्वान ने ही कहा था, पर वो जूलॉजिस्ट थे। यहाँ पे आप गलत कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिक सा पार्ट है, पहला पार्ट है, पर गलती हो सकता है इस पार्ट पे। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि स्लेडन बोटानिस्ट थे, तो हम ऐसा सोच लेते कि प्लांट सेल में जो वॉल है उसके बारे में सेल थ्योरी में स्लेडन ने ही बात किया होगा। नहीं, ये बात आप अपने दिमाग पे बिठा लीजिए कि ये जो एक्स्ट्रा जितने भी पॉइंट्स है प्लांट सेल का, एनिमल सेल का, वो सब श्वान ने ही दिया था। टुगेदर अगर हम इस थ्योरी के बारे में बात करें कि सेल थ्योरी किसने दिया, तब हम दोनों का नाम एक साथ लेते हैं। टुगेदर दे फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, स्लेडन एंड श्वान। अगर हम सेल थ्योरी की बात करते हैं तब दोनों ने, स्लेडन एंड श्वान, दोनों ने ये सेल थ्योरी दिया था। इस पे क्या कहा जाता है कि ऑल लिविंग organisms are composed of cells। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल एंड सेल के प्रोडक्ट्स से ही बना होता है, एंड इट्स प्रोडक्ट्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल या सेल के प्रोडक्ट्स, जैसे कि अगर एक सेल प्रोटीन बना रहा है तो ये क्या मतलब, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, यही डीएनए आरएनए बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो जो प्रोटीन है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो सेल और सेल के प्रोडक्ट्स का ही बना होता है। सेकेंड पार्ट ये है, इन्होंने ही पहली बार कहा था कि सेल इज दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये है सेल थ्योरी के 2 पॉइंट्स। अगर आपको इंडिविजुअल पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाए तब एक ही साइंटिस्ट का नाम होगा। अगर आपको कंप्लीट सेल थ्योरी पूछा जाए तब इन दोनों का नाम आएगा, स्लेडन एंड श्वान। इसका एक ड्रॉबैक था, ये जो सेल थ्योरी है इसका एक ड्रॉबैक था कि दिस थ्योरी, मतलब ये अगर एक सेल है तो ये सेल कहाँ से आया इसके बारे में उन्होंने कोई बातें नहीं की। कि अगर ये एक सेल है इसका ओरिजिन क्या है, इसके बारे में स्लेडन एंड श्वान ने कोई भी बात नहीं किया। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो इसका ड्रॉबैक एक ही है कि दिस थ्योरी did not explain origin of cell, origin of a cell। एक सेल का ओरिजिन इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। इसको किसने एक्सप्लेन किया था? मॉडिफाइड सेल थ्योरी ने। तो लगभग इसके 16 इयर्स बाद 1855 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रडोल्फ वर्चाव। अब उन्होंने इस थ्योरी को मॉडिफाई किया था।
मॉडिफाई का मतलब उन्होंने बस इस पॉइंट पे वर्क किया, ओरिजिन ऑफ सेल कहां से होता है। उन्होंने कहा कि सेल, ऑल सेल्स arise from pre-existing cell, pre-existing cells। इसका मतलब क्या है, अगर ये एक सेल है, ये किसी एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से ही बना है। अगर हम बात करें, देखिए इसका मतलब क्या है, से दिस इज अ सेल, ये सेल कहां से आया, एक सेल था पेरेंट सेल, उसके डिवीजन से ही ये सेल बना। तो इसी चीज को क्लियर किया था रडोल्फ वर्चो ने। अभी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जो पहला सेल है वो कैसे बना, फिर उसको हम एक दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं इवोल्यूशन करके। जब भी कोई टीचर ये बात कहता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमारा स्किन का सेल है, यहाँ पे ये सेल कहाँ से आया, किसी सेल के डिवीजन की वजह से आया। तो अगर सबसे बेसिक यूनिट भी हम देखें जिसने पूरा ऑर्गेनिज्म बनाया है, तो वो सेल कौन सा होगा, जाइगोट। जाइगोट एक सेल है जिसके डिविजन्स के बाद ट्रिलियंस ऑफ सेल बने, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। अभी जाइगोट कैसे बना, वो भी दो सेल से बना, एक स्पर्म सेल और एक एग सेल यानी कि ओवम। वो दो सेल के मिलने से जाइगोट बना। तो कोई भी सेल जो है उसका ओरिजिन एक प्री एग्जिस्टिंग सेल ही है। पर एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो पहला सेल है फिर वो कैसे बना, उसके बारे में हमें कंप्लीट थ्योरी पढ़ते हैं इवोल्यूशन के फर्स्ट 2 लेक्चर्स पे। वो क्लास 12th पे एक पार्ट है पॉपुलेशन जेनेटिक्स करके, उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। उस चैप्टर के एकदम इंट्रोडक्टरी पार्ट पे ही हम ये चीज पढ़ते हैं, हाउ द फर्स्ट सेल केम इन अर्थ। वो कुछ बायोमोलिक्यूल्स थे, कुछ इंटरेक्शंस थे, एनवायरमेंटल कंडीशंस भी इन्वॉल्व थे, तब जाके पहला सेल बना। हर एक चीज को डिटेल पे हम पढ़ते हैं, पर वो क्लास 12th पे है इवोल्यूशन चैप्टर में। यहाँ पे रुडोल्फ वर्चो ने जो चीज क्लियर किया था वो है कि कोई भी अगर सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा, प्लस ये जो आगे के 2 पॉइंट्स थे उनको उन्होंने एज इट इज रहने दिया। इसी को हम कहते हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी। मतलब ये जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है, एक चीज आप ध्यान से सुनिए, ये जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है, ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी दिया था रुडोल्फ वर्चो ने। अब इस थ्योरी में उन्होंने ये 2 पॉइंट्स को तो इंक्लूड किया ही था, साथ पे उन्होंने जो नया पॉइंट उनका यूनिक जो था मॉडिफाइड सेल थ्योरी में, वो था ये पॉइंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्लस ये और ये पॉइंट पहले से ही था जो स्टेडन एंड श्वान ने दिया था। क्लियर है ये वाला पार्ट। अब ये जो सेल थ्योरी है, दिस सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल। सेल थ्योरी किस पे अप्लाई नहीं होता, सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल in case of वायरस। वायरस पे सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, क्यों? अब एक बेसिक चीज देखिए, अगर हम कहते हैं कि सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन सा है, वो है सेल। और हमने एक स्टेटमेंट शुरू में पढ़ा था कि एक सेल से भी छोटा अगर कोई चीज है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। एनीथिंग लेस देन ए सेल डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो यहां पे अगर हम देखें, बेसिक यूनिट सेल है। सेल किस चीज का बना होता है, सेल बना होता है कुछ बायोमोलिक्यूल्स का। अगर हम कुछ बेसिक बायोमोलिक्यूल्स के बारे में भी बात करें तो एक हो जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो शुगर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको शुगर्स भी कहा जाता है। दूसरा होता है लिपिड्स, ये चीज आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है। थर्ड प्रोटीन। फोर्थ न्यूक्लिक एसिड। अभी जिन को भी न्यूक्लिक एसिड के बारे में नहीं पता, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, जो मेजर 2 न्यूक्लिक एसिड्स हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स है, दीज आर दी मेजर बायोमोलिक्यूल्स। इन 4 चीजों के मिलने के बाद एक सेल बनता है। यहां पे हम कौन सा अप्रोच लगा रहे हैं, आप बोलिए। अभी ये इमर्जेंट अप्रोच है या रिडक्शनिस्ट अप्रोच है, आप सोच के बोलिए क्लियरली। अगर हम सेल से बायोमोलिक्यूल की तरह जा रहे हैं तो मतलब और भी मॉलिक्यूलर लेवल पे काम कर रहे हैं, ये रिडक्शनिस्ट अप्रोच है बायोलॉजी को पढ़ने का।
तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये चार चीजों के बनने के मिलने के बाद एक सेल बनता है। पर अगर हम वायरस की बात करें यहाँ पे, इफ वी टॉक अबाउट viruses here, viruses are composed of, या फिर you can say virus is composed of only two things, nucleic acid and protein, बस। मतलब अगर हम वायरस के बारे में बात करें, लिपिड्स आर नॉट प्रेजेंट, कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट प्रेजेंट नेचुरली, और यू कैन से यूजुअली वायरस के अंदर कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स नहीं पाया जाता। अगर हम ऐसे कहते कि दिस इज ए सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, कोई भी चीज इनमें से वायरस में नहीं पाया जाता। ना वायरस, अगर हम एक वायरस की बात करें, वायरस पे ना मेम्ब्रेन है, ना साइटोप्लाज्म है, ना न्यूक्लियस है, इनमें से कोई भी चीज नहीं पाया जाता, तो वायरस इज नॉट कॉन्सिडर्ड ए सेल। तो अगर ये एक सेल नहीं है तो ये सेल थ्योरी को भी फॉलो नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन, ऐसे कहा जाता है। रीजन क्या है इसका? रीजन इस पे कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, लिपिड्स नहीं होते, प्रोटीन होता है, एक आउटर कोट होता है प्रोटीन का, उसको कैप्सिड कहा जाता है, और अंदर इसका इधर डीएनए और आरएनए होता है वायरस पे। तो अगर सिर्फ यही दो चीज से बना है, एक न्यूक्लिक एसिड एक प्रोटीन, इसीलिए इसको न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है वायरस को। सो ये सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक कंप्लीट सेल है ही नहीं, तो ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। क्लियर है ये बात? एक बार हम देख लेते हैं एनसीईआरटी से सेल थ्योरी के बारे में। अब सेल थ्योरी क्या कहता है कि इन 1838 देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड मैथियस श्लिडन, a German botanist, examined a large number of plants and observed, यहां पे है उनका स्टेटमेंट, all plants are composed of different kinds of cells, जो मिलके जैसे कि हमने इमर्जेंट अप्रोच में पढ़ा कि सेल मिलने के बाद क्या बनता है, टिश्यू ऑफ द प्लांट। एट अबाउट द सेम टाइम 1839 में एक साइंटिस्ट थे थियोडोर श्वान, उन्होंने क्या कहा, ही वॉज ए जर्मन जूलॉजिस्ट। ये है लेटेस्ट एनसीईआरटी, इस पे देखिए यहाँ पे जर्मन लिखा हुआ है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, मैं वापस कर रहा हूँ कि उसको आप चेंज कर लीजिए बुक पे, ये ब्रिटिश दिया होगा ओल्ड एनसीईआरटी पे, ये जर्मन जूलॉजिस्ट ही है। स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड ए थिन आउटर लेयर। कौन सी सेल की बात हो रहा है यहाँ पे? एनिमल सेल का बात हो रहा है। ये देखिए, अगर ये एनिमल सेल है, उस पे एक थिन आउटर लेयर है जिसका नाम दिया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है ये बात? ही ऑल्सो कंक्लूडेड दैट बेस्ड ऑन स्टडीज, अगर हम प्लांट टिश्यूज या फिर प्लांट के सेल्स को ऑब्जर्व करें, वहां पे एक सेल वॉल नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है, विच इज ए यूनिक कैरेक्टर, उन्होंने ऐसा कहा, टू प्लांट सेल्स, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, Schwann proposed a hypothesis that bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. Schleiden and Schwann together formulated cell theory. अगर हम सेल थ्योरी का नाम लेते हैं तब इन दोनों के बारे में कहा जाता है। क्लियर है ये पार्ट? नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, दिस थ्योरी however did not explain how new cells were formed. मतलब ओरिजिन ऑफ ए सेल के बारे में इन्होंने कोई भी बात नहीं की, did not explain origin of cell. क्लियर है? और यहाँ पे जो पॉइंट है सेल थ्योरी का, जो मेन पॉइंट है, अगर हम बात करें इस पूरे चीज को हम कैसे समराइज करेंगे, अगर सेल थ्योरी के बारे में आपको डायरेक्टली पूछा जाता है तो आप कहेंगे कि श्लेडन एंड श्वान जो थे, उन्होंने टुगेदर सेल थ्योरी को दिया था। उस सेल थ्योरी में उन्होंने ऐसा कहा था कि ऑल प्लांट्स एनिमल्स, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो सेल या उसके प्रोडक्ट से ही बने होते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। और जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस थे, श्लिडन का स्टेटमेंट, श्वान का स्टेटमेंट, उनको भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट ये है कि जो सेल थ्योरी है उसको मॉडिफाई किया गया था बाय रडोल्फ वर्चो इन 1855। उन्होंने ही जो सेल थ्योरी दिया उसको मॉडिफाइड सेल थ्योरी कहा जाता है। मॉडिफाइड मतलब एक स्टेटमेंट उनका नया था और पहले के दो स्टेटमेंट्स एज इट इज उन्होंने कहा कि जो पहले के दो स्टेटमेंट्स थे वो बिल्कुल सही थे। अलग से उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि एक नया सेल कैसे बनता है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स वेर फॉर्म्ड। एक सेल के डिवीजन के बाद ही एक नया सेल बनता है, और वो किससे बनता है? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने अपने लैंग्वेज में उसको कहा था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसको एक स्टार मार्क पे डाल दीजिए। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
उसको उनके लैंग्वेज में कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि omnis cellula e cellula all cells arises from pre-existing cells. He modified the hypothesis of Sladen and Schwann and gave the cell theory a final shape, जिसको हम modified cell theory कहते हैं. उस पे उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि all living organisms are composed of cells and product of cells and all cells arise from pre-existing cells. Clear है ये पार्ट पूरा modified cell theory का पार्ट. Next हम अपनी नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं. यहाँ पे कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं. एनसीईआरटी पे क्लियरली ऐसा कहा गया है कि ये एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है. यहाँ पे ऐसा कहा गया कि अगर हम एक ओनियन पिल ले, ये कौन सा सेल हो गया? प्लांट सेल हो गया. प्लांट सेल में आउटर लेयर क्या होगा? डीलिमिटिंग मतलब आउटर लेयर है. एनसीईआरटी पे ये वर्ड यूज किया गया है कि सबसे बाहर का जो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है? दो सेल को कंपेयर करने कहा गया. एक है ऑनियन सेल, एक है ह्यूमन चिक सेल. हमको क्या पता है कि ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है. क्योंकि प्लांट सेल है, इस पे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर सेल वॉल मिलेगा, और क्योंकि ये एनिमल सेल है, इस पे सेल वॉल नहीं है, यहाँ पे क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन. ये होगा यहाँ का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर या फिर डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर. सेल मेम्ब्रेन थिन आउटर बाउंड्री होता है. नेक्स्ट, इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. हर एक सेल के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, जिसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. दिस न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच कंटेन जेनेटिक मटेरियल. जो जेनेटिक मटेरियल है उसका नाम होता है डीएनए. अब जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये है कि एक, मतलब हमने डीएनए आरएनए के बारे में कहा था न्यूक्लिक एसिड में. जो डीएनए है इसके अंदर इंफॉर्मेशन रहता है जो हम नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करते हैं. पेरेंट जनरेशन से नए जनरेशन तक जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाता है वो है डीएनए, इसीलिए उसको जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है. मान लीजिए कि ये है पेरेंट जनरेशन. इनसे जो इंफॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग पे आएगा, चाइल्ड पे आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा? डीएनए के फॉर्म में आएगा. इसीलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है. अब डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, इसको 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया. मतलब पहले एक एक्सपेरिमेंट था, उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन था दूसरा एक्सपेरिमेंट, फिर फाइनली थर्ड जो एक्सपेरिमेंट था वो फाइनल प्रूफ था. वो तीनों एक्सपेरिमेंट को हम क्लास 12 पे पढ़ते हैं. एक चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करके, उस चैप्टर में हम तीनों एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ते हैं. इसको क्लासिकल जेनेटिक्स कहा जाता है. जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसका नाम, वहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ. एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में भी थोड़ा सा बात करेंगे. उसके बाद जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था वो किया था 3 साइंटिस्ट्स ने, उनका नाम है एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्थी. उसके बाद जो फाइनल प्रूफ था वो 2 साइंटिस्ट ने किया था, एल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेज. इसको हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है. वो नीट 2024 का क्वेश्चन था. द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल वाज गिवन बाय, सॉरी 2023 का क्वेश्चन था. द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल वाज गिवन बाय, तब आंसर आता था हार्शी एंड चेज. तो ये है एक पूरा लाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जिस पे ये प्रूफ हो चुका है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है. ये आपको याद रखना है, और ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होगा. इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मैं इसके बारे में बहुत डिटेल पे अभी तो नहीं जा रहा हूं, पर ये एक चीज आप याद रखिएगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस पे जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये ट्रू स्टेटमेंट है. फॉल्स कब होता? देखिए, अगर हम वायरस की बात करें, वायरस पे जेनेटिक मटेरियल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, अगर हम वायरस के बारे में कहें, वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है. पर वायरस को मैंने क्या कहा? दिस डज नॉट फॉलो द सेल थ्योरी. तो इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर ही नहीं करते. अगर हम वायरस की बात करें, ये एक शिफ्ट है कि ये अगर होस्ट, मतलब से एक वायरस मेरे बॉडी के अंदर आ गया, मुझे होस्ट कहा जाएगा. मेरे बॉडी के अंदर ये लिविंग है, मेरे बॉडी के बाहर ये डेड है. तो जब ये लिविंग होगा तब उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है. सिंस वायरस इज नॉट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दिस इज नॉट ट्रूली लिविंग, इसको हम ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते ही नहीं है. हम ऐसा कहते हैं कि वायरस इज एन इंटरमीडिएट शिफ्ट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. अगर हम वायरस को लिविंग कंसीडर ही नहीं करते तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको भी कंसीडर करते हैं, अभी हम देखेंगे, उन सभी में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए. इन केस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म.
ऐसा नहीं कि इसका एक्सेप्शन वायरस है, वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में लाते ही नहीं है। क्लियर है ये पार्ट? नेक्स्ट है, द सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। ये क्लास 9th पे था कि अगर कोई एक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, से ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, एक मेम्ब्रेन के अंदर, डबल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है, इसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, दैट लैक मतलब एब्सेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर अगर एब्सेंट है तो हम इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, इसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। अगर न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक सेल। मतलब इसका मतलब क्या है से ये एक सेल है, यहाँ पे देखिए, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, सेल के अंदर ये है डीएनए, ये है सेल का डीएनए, और इस सेल में ये है डीएनए। ठीक है, अभी ये सेल है, इसके अंदर ये है इसका डीएनए, ये भी एक सेल है, ये के इसके अंदर का डीएनए। अब ये जो डीएनए है यहां पे, ये एक स्ट्रक्चर के अंदर है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। स्पेसिफिकली जिसको मैंने ड्रॉ किया यहां पे, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस का एक खुद का बाउंड्री होता है ऐसा, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर का बाउंड्री, इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी आप कह सकते हैं। और इसके अंदर डीएनए होता है, और जो दूसरा सेल है इसके बाहर कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं है, इसको हम कहते हैं दिस इज ए प्रोकैरियोटिक सेल, दिस इज ए यूकैरियोटिक सेल। ये बेसिक डेफिनेशन है, उसके अलावा भी और भी पैरामीटर्स है जिसको हम भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन सा फीचर है। देखिए सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं होता, ऑल्दो न्यूक्लियस हैज मतलब डिफाइनिंग फीचर जो है वो न्यूक्लियस ही है। ऐसा देखा गया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है उनमें 4-5 चीजें अलग अलग है, और जो मेन जिसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। उसके अलावा भी और चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कहा गया था, डैश इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। सेल के जितने भी एक्टिविटीज है उसको करने के लिए चाहिए एंजाइम, और सबसे ज्यादा एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। यहीं पे सेल के ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि हमने ऐसा पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम्स है, तो इस लाइन का मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। इसीलिए हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। ये आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में बहुत से बुक्स पे मिल जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। अभी मेरा मेन फोकस यही रहेगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक्सप्लेन करने का। फर्स्ट, इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज हम देखेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स, क्योंकि अगर हम इसके बारे में हमको नहीं पता है तो हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इनके बीच का जो डिफरेंस है। सेल ऑर्गेनेल क्या है? ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, स्ट्रक्चर्स वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। और हर एक का एक अलग फंक्शन होता है। साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड कुछ स्ट्रक्चर्स है एंड परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। इसका मतलब क्या है? मान एक सेल को, एक प्लांट सेल है, उसको अभी फोटोसिंथेसिस करना है, मतलब खुद के लिए अपना खाना बनाना है। उसके लिए सेल का एक अलग से पार्ट दिया हुआ है कि सेल का जो ये वाला पार्ट है बस यही खाना बनाएगा। अब उस खाने को तोड़ के चाहिए एनर्जी, वो काम सेल का कोई दूसरा पार्ट कर रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर कर रहा है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। जो खाना बना रहा है उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो ऐसे ही सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स है जिनका कुछ डिफरेंट फंक्शंस है, उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में एक ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा स्टोमक है, लिवर है, हार्ट है, किडनी है, हर एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है। ऑल्दो लिवर इज नॉट एन ऑर्गन, इट इज ए ग्लैंड। पर बस अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐसा कह रहे हैं कि छोड़ो ये स्टेटमेंट, ऐसे कहता है कि
हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स है जैसे कि स्टोमक है, ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, गोनेड्स है, हर एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है। ऐसे ही सेल के अंदर भी ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसका अलग अलग फंक्शन है। लार्ज ऑर्गेनिज्म में हम क्या कहते हैं इनको, ऑर्गन्स। सेल के अंदर जो पाया जाता है उसको कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स। अभी समझ में आया नाम कहाँ से आया। ये ऑर्गन की तरह है, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन होता है वैसे ही सेल के अंदर भी ऑर्गेनल्स होते हैं, यहां से ये नाम आया। अब जो ऑर्गेनल्स है उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं सेल ऑर्गेनल्स को। एक ग्रुप ऐसा है जिसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इनको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, इनका नाम दिया जाता है मेम्ब्रेन बाउंड। और एक दूसरा ग्रुप है जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो हम उसका नाम ऐसा देते हैं कि नॉन मेम्ब्रेनस। सिंपली इसका मतलब क्या है, ये सेल है, ये डीएनए है। डीएनए अगर एक मेम्ब्रेन के अंदर है तो इस ऑर्गेनल को हम कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अगर डीएनए किसी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है तो हम कहेंगे नॉन मेम्ब्रेनस। तो सिंपली हम ऐसा कहते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब आउटर में एक बाउंड्री होगा और नॉन मेम्ब्रेनस का मतलब आउटर कोई भी बाउंड्री नहीं होगा। अभी मेम्ब्रेन बाउंड भी अगर देखें इसको भी हम दो ग्रुप्स पे डिवाइड करते हैं। दो ग्रुप ऐसा है, एक है सिंगल मेम्ब्रेन, एक है सिंगल मेम्ब्रेन, एक है डबल मेम्ब्रेन। मतलब से ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, इसके अंदर एक ऑर्गेनल, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनल है, एक ऑर्गेनल रहा ये, और ये एक ऑर्गेनल है। इस ऑर्गेनल में सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है बाहर का। एग्जांपल आपने कभी नाम सुना है क्लास 10 पे, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन सब के बाहर एक ही मेम्ब्रेन होता है, उनको सिंगल मेम्ब्रेनस कहा जाता है। और कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिनके बाहर डबल मेम्ब्रेन होते हैं, 3 है ऐसे। एग्जांपल एक कहा भी मैंने माइटोकॉन्ड्रिया, उस पर 2 मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, मतलब ये एक मेम्ब्रेन ये एक मेम्ब्रेन, आउटर इनर। फिर एक होता है प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। और है क्या, अभी मैंने बोला था यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में न्यूक्लियस है, ये भी यहाँ पे जो हमने न्यूक्लियर के बारे में बात की, ये भी डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। मतलब ऐसे 2 मेम्ब्रेन्स अगर प्रेजेंट है तो उनको डबल मेम्ब्रेनस कहा जाएगा, एक ही है तो सिंगल मेम्ब्रेन कहा जाएगा। और दोनों को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड। क्योंकि मेम्ब्रेन प्रेजेंट है हम दोनों को कहते हैं बोथ ऑफ देम आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। सिंगल मेम्ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है, फर्स्ट अगर हम सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें, यहाँ पे 4 ऑर्गेनल्स हैं जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। एक्स्ट्रा और भी क्या है हम देखेंगे, पहले हम 4 ऑर्गेनल्स का नाम लिखते हैं। अगर हमने नाम सुना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेनस है। सेकंड गोल्गी एपरेटस, ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस है। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेनस है। और भी अगर हम एग्जांपल लेना चाहे तो हम ले सकते हैं माइक्रोबॉडी, जैसे कि पेरोक्सिसोम्स, ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस है, एटसेट्रा। और भी नाम है, ग्लायोक्सिसोम्स, फेरोसोम्स, इन पे भी नहीं जाते। बस आपको एक बेसिक आइडिया देना था कि सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। और होगा डबल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस कितने हैं, 3 है। डबल मेम्ब्रेनस पे 3 ऑर्गेनल्स होगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन होंगे, 3 ऑर्गेनल्स होंगे जिनमें डबल मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ये तीनों में डबल मेम्ब्रेन है, इस पे सिंगल मेम्ब्रेन है। क्योंकि मेम्ब्रेन है हम इनको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। और एक ग्रुप होगा नॉन मेम्ब्रेनस, मतलब ऐसे ऑर्गेनल्स जिनमें कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं। से ये एक सेल है और जो सेल ऑर्गेनल है वो ये वाला है, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बाहर का कोई अलग से बाउंड्री नहीं है। मान लो ये एक ऑर्गेनल है, इसका कोई बाउंड्री नहीं है,
जैसे कि हम अगर ऐसे लगा दे तो हो जाएगा सिंगल मेम्ब्रेनस, ये लगा दे तो डबल मेम्ब्रेनस, पर इस पे अलग से कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, इनको हम कहते हैं नॉन मेम्ब्रेनस। इसके भी दो एग्जांपल्स हैं। नॉन मेम्ब्रेनस में एक तो एग्जांपल आ जाएगा आपका राइबोसोम्स, जो सेल के अंदर राइबोसोम पाया जाता है वो नॉन मेम्ब्रेनस है। सेकंड इसके अंदर एक दूसरा एग्जांपल आ जाएगा सेंट्रियोल्स, या फिर आप कहते हैं सेंट्रोसोम्स। ये वो स्ट्रक्चर है सेंट्रोसोम, दिस इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, ये सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। कुछ क्लियर हुआ यहाँ पे चीज? मतलब सेल ऑर्गेनल्स को हमने दो ग्रुप पे डिवाइड किया, एक है मेम्ब्रेन बाउंड, दूसरा है नॉन मेम्ब्रेनस। और जो नॉन मेम्ब्रेनस है उसके कुछ एग्जांपल्स देखें, मेम्ब्रेन बाउंड के भी ऑर्गेनल्स देखें, एग्जांपल्स देखें। अगर हम अभी बात करें एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, एक प्रोकैरियोटिक सेल में ये वाले नहीं पाए जाते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अगर है ये प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता, तो कौन सा पाया जाएगा? नॉन मेम्ब्रेनस। उस पे भी कौन सा पाया जाएगा? राइबोसोम्स। मतलब अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, मतलब ये एक सेल है जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, इस पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होगा, वहां पे सिर्फ एक ही ऑर्गेनल होगा, दैट इज राइबोसोम। क्योंकि सेंट्रोसोम मैंने लिख दिया है ओनली एनिमल सेल, मतलब ये तो सिर्फ यूकैरियोट में और स्पेसिफिकली एनिमल में ही पाया जाएगा। तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा, यूकैरियोट में भी पाया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस अगर हम देखें यहाँ पे, सिंपली अगर हम कुछ डिफरेंसेस ले यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, तो ये डिफरेंसेस कुछ ऐसे देखेंगे कि जो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो उस पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स तो पाया नहीं जाएगा, न्यूक्लियस के बाहर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। नंबर 1 अगर हम लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। वहीं पे अगर हम बात करें एक यूकैरियोटिक सेल की, तो एक यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये नंबर 1 है, यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये है पहला पॉइंट और यही मेन पॉइंट है डिफरेंस का। एक चीज आप याद रखिएगा, कहीं भी मैं किसी चीज का अगर डिफरेंस लिखना स्टार्ट करूं, ये अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम डिफरेंस इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि ये स्कूल एग्जाम में आएगा, हम इसको इसीलिए लिख रहे हैं कि ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे। हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है प्रोकैरियोट क्या है, यूकैरियोट क्या है, पर हम कुछ पॉइंट्स ऐसे भी लिखेंगे जो हमारे बुक पे दिया हुआ है पर हम शायद इसको ओवरलुक कर गए कुछ पार्ट्स पे। तो अगर हम डिफरेंस के माध्यम से इसको पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे कि ये एक प्रॉपर्टी है, इसको हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पे कंपेयर करके पढ़े। अगर हम कंपैरिजन करके इसको पढ़ते हैं तब ये रिटेन करना इजी होता है। क्लियर है? तो नंबर 2 हम यहां पे लिखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद सेल ऑर्गेनल्स, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड में याद है दो स्ट्रक्चर्स थे, सिंगल डबल। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है ये यहां पे प्रोकैरियोट पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, पर यहां पे प्रेजेंट है। अगर बात करें यहां पे कौन सा ऑर्गेनल पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, ओनली ऑर्गेनल या फिर कह सकते हैं ओनली सेल ऑर्गेनल फाउंड इन प्रोकैरियोट इस राइबोसोम, ये एकमात्र ऑर्गेनल है जो यहां पे पाया जाता है। और अगर हम कुछ स्ट्रक्चर की बात करें, एक स्ट्रक्चर होता है, इनको साइटोस्केलेटन कहा जाता है। जैसे कि हमारा जो बॉडी है
वो किस चीज़ का बना है, स्केलेटन का बना हुआ है, बोन्स और मसल्स का। वैसे ही जो सेल है वो भी कुछ प्रोटीन्स के बने होते हैं। मतलब अगर ये एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, इस पे कुछ इलोंगेटेड ये प्रोटीन के कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं, इनको साइटोस्केलेटन कहा जाता है। ये जो साइटोस्केलेटन है वो सिर्फ यूकैरियोट में ही होगा, वो प्रोकैरियोट्स पे नहीं होता। तो साइटोस्केलेटन या फिर आप कह सकते हैं कि साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स ये यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। वैसे ही एक और फीचर की अगर हम बात करें, वो होगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ये भी यहां पे एब्सेंट है, यहां पे प्रेजेंट है। मतलब ये एक सेल है, कोई एक सब्सटेंस यहां पे है, कुछ देर बाद हमको दिखेगा कि ये यहां पे पहुंच गया है। मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म है वो स्टैटिक साइटोप्लाज्म नहीं है, उसका साइटोप्लाज्म में भी वो डायनामिक है, वो मूव कर सकता है। जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है वो मूव कर सकता है सेल के अंदर, इसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और यही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हम जनरली यूकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मोस्टली नहीं होता है, या फिर बहुत ही कम होता है। और जो भी होता है उसको हम साइक्लोसिस या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं कहते। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अभी इस चीज को पढ़ाने के लिए अगर आपको ये सेकंड पॉइंट समझना है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या है, तब आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि सेल ऑर्गेनल्स के टाइप कितने होते हैं। ये दो टाइप के ऑर्गेनल्स अगर आपको नहीं पता विथ एग्जांपल, तब आप नेक्स्ट टॉपिक पे जब उन्हें डिफरेंस लेगा उस पॉइंट पे आप स्ट्रगल करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन अभी कर सकते हैं कि पे जाने से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं कि which of the following structures can be seen in a prokaryotic cell। एक प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से स्ट्रक्चर्स देखे जा सकते हैं। अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन करें या फिर क्वेश्चन को ऐसा कर देते हैं कि व्हिच को छोड़ के इसको हाउ मेनी कर देते हैं, तब क्वेश्चन और सही बनेगा। ऐसा लिख देते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन बी सीन इन ए प्रोकैरियोटिक सेल। अभी स्ट्रक्चर्स का हम कुछ नाम ऐसे स्ट्रक्चर्स के ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं पहले राइबोसोम, फिर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, फिर हम ऐसा लिखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर लिखते हैं प्रोटीन, सुगर्स, और अभी हम ऑप्शंस पे आ जाते हैं ABCD 1 2 3 4। इनमें से कितने कितने स्ट्रक्चर्स आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। अगर आपका आंसर 1 आ रहा है तो ये गलत है। आप सोच रहे हैं कि आंसर राइबोसोम होगा, ट्रू। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, डबल मेम्ब्रेन है। ये कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे होगा, सिर्फ यूकैरियोटिक में। ER ये भी कहाँ होगा, सिंगल मेम्ब्रेन, मतलब यूकैरियोटिक में दोनों ही क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड। पर ये जो प्रोटीन्स है, सुगर्स है, ये तो बायोमोलिक्यूल्स है। जो सेल का मेम्ब्रेन होता है इनमें ये सब चीज़ें प्रेजेंट होता है, तो सेल मेम्ब्रेन तो हर एक सेल में पाया जाता है। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ये प्रोकैरियोट में भी होगा, यूकैरियोट्स में भी होगा। दीज आर नॉट सेल ऑर्गेनल्स, दीज आर सिंपल बायोमोलिक्यूल्स। हम कुछ देर पहले जब रिडक्शनिस्ट अप्रोच पढ़ रहे थे तब हमने कहा कि सेल बायोमोलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। अगर सेल बायोमोलिक्यूल का बना हुआ है तो ये स्टेटमेंट प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल दोनों के लिए ट्रू है। तो मतलब यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, राइबोसोम भी होगा, प्रोटीन भी होगा, शुगर भी होगा, आंसर आ जाएगा आपका 3। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं इस पार्ट से। हम अगर थोड़ा एनसीईआरटी का ओवरव्यू ले ले, यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि
एक ओवरव्यू ऑफ सेल आपको दिया गया है। एक आप ओनियन का पिल ले लीजिए और एक ह्यूमन चिक सेल ले लीजिए। अगर एक ओनियन पिल है तो वो कैसा सेल है? ये एक प्लांट सेल है। और अगर ये एक प्लांट सेल है तो इसके बाहर क्या पाया जाएगा? सेल वॉल भी पाया जाएगा। वहीं पे अगर आप एक ह्यूमन चिक सेल ले रहे हैं तो उसका जो आउटर या फिर डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है उस सेल का, वो क्या होगा? एक मेम्ब्रेन होगा, एक सेल मेम्ब्रेन होगा। क्लियर है? अभी उसके बाहर इनसाइड ईच सेल, ये प्लांट सेल ही हो या फिर एनिमल सेल ही हो, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि डेंस होता है। डेंस मतलब इसको हमने तब नाम दिया था, ये नाम आया कहाँ से? कोर मतलब न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस हैव मेम्ब्रेन, दिस न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, व्हिच इन टर्न कंटेन दी जेनेटिक मटेरियल। जब ये वर्ड आया, आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए। जेनेटिक मटेरियल का मतलब ही क्या है? डीएनए है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड, सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है या फिर जिनमें नहीं है, दैट लैक, जिनमें नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, आर प्रोकैरियोटिक। ये दोनों में यहाँ पे देखिए, ये इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। जो कि सेल का बीच का जो वॉल्यूम है, पूरा का पूरा वॉल्यूम वो साइटोप्लाज्म ही बनाता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। ये मेन एरिना कहा गया है किसमें? ये प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी, हर एक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके वजह से एक सेल को हम लिविंग कंसीडर करते हैं, जो कि हमने शुरू में कहा। इसीलिए द मेन एरिना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, इसको हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर ये पार्ट? बिसाइड्स द न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस को सिर्फ छोड़ के अगर एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें, दे हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कहा जा रहा है यहाँ पे। अगर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो सेल कौन सा हो जाएगा? यूकैरियोटिक सेल। और वहां पे कुछ ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे जो ऑर्गेनल का नाम दिया हुआ है, अब साइड बाय साइड बस मुझे ऐसा बोलते चाहिए, सिंगल होगा कि डबल होगा? ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है। उसके साथ दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेन है। माइक्रोबॉडीज हम बाद में जाके पढ़ेंगे, सिंगल मेम्ब्रेन है। नाम लिखा था ना एक पेरोक्सिसोम, वो माइक्रोबॉडीज के अंदर आता है। वैक्यूल्स सिंगल मेम्ब्रेन है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में लैक का मतलब क्या हो गया? एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट है। ऐसा नहीं कहा गया कि सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, एक ऑर्गेनल प्रेजेंट है उनमें। कौन सा था? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर, ये देखिए, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ये ऐसा ऑर्गेनल है जिनमें कोई बाउंड्री नहीं है, बाहर में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनल्स इनमें पाए जाते हैं प्रोकैरियोट पे। पर यहाँ पे भी अगर एक क्वेश्चन ऐसा बने कि सारे नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे, तब वो गलत है, क्योंकि एक दूसरा नॉन मेम्ब्रेनस था सेंट्रियोल, या फिर आप कह सकते हैं सेंट्रोजोम। वो सेंट्रोजोम सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। आर फाउंड इन ऑल सेल्स, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। इनमें राइबोसोम्स दोनों में पाया जाता है। विद इन सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन दी टू ऑर्गेनल्स, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें खुद का राइबोसोम होता है। वो हम अलग से जब क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तब देखेंगे, क्योंकि उनका अलग से उनका डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स ये सब होता है। उनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहा जाता है, पर अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं। अभी बस जो बेसिक आउटलाइन है वो हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे जो लास्ट लाइन है वो देखिए, एनिमल सेल्स कंटेन, जो एनिमल सेल है उस पे एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसको हम सेंट्रोजोम कहते हैं। बस ये नेक्स्ट चैप्टर में जाके हम पढ़ेंगे, सेल डिवीजन में ये सेंट्रोजोम हेल्प करता है। वहाँ पे हम कुछ नाम पढ़ेंगे, जैसे कि एस्टर क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, वो सेंट्रोजोम से ही ओरिजिनेट होते हैं। वो सब अभी नहीं पढ़ते, बस अभी आप चाहे तो इतना याद रख सकते हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सेल को डिवाइड करने में हेल्प कराता है। इसके बारे में हम डिटेल में जाकर पढ़ते हैं, एक दूसरे चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है क्लास 11 के एनसीईआरटी का, नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उसके फर्स्ट लेक्चर पे ही हम पढ़ते हैं कि हाउ सेंट्रोजोम्स हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो यहाँ पे अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन करें, मान लो कि एक ऐसा क्वेश्चन अगर हम ले कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1,
उस पे ऐसा लिखा गया है कि ऑल नॉन मेम्ब्रेनस organelles are found in prokaryotes, ये दिया गया है पहला स्टेटमेंट। और सेकेंड स्टेटमेंट ऐसा दिया गया है, स्टेटमेंट टू पे से ऐसा दिया गया है कि prokaryotes do not have any membrane bound cell organelle। और एक थर्ड स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट 3 ऐसा दिया गया है कि स्टेटमेंट 3 इस पे ऐसा दिया गया है कि प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव एनी सेल ऑर्गेनेल। अभी हमको ये पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हम क्या कहते हैं, पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, ऑल नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। क्योंकि यहाँ पे ऑल दिया हुआ है इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल का मतलब तुम देखो, नॉन मेम्ब्रेनस कितने हैं, एक है राइबोसोम, एक ऑर्गेनेल कौन सा है, राइबोसोम। दूसरा नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल कौन सा है, सेंट्रोसोम। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम इनमें प्रेजेंट है पर सेंट्रोसोम एब्सेंट है। ये किसका फीचर है, एनिमल सेल का, और एनिमल क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। तो अगर ऑल दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत। स्टेटमेंट 1 फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ट्रू। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मतलब ये वाले, जो ये वाला है मेम्ब्रेन बाउंड में, सिंगल हो डबल हो, इनमें से कोई भी ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स पे नहीं पाया जाता, ये ट्रू है। कौन सा पाया जाता है, सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है। पहला स्टेटमेंट था ऑल नॉन मेम्ब्रेन प्रेजेंट, फॉल्स, ये नहीं पाया जाता। दूसरा है कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं पाया जाता, ये ट्रू है। अभी तीसरा स्टेटमेंट बढ़ते हैं, ये क्या हो गया, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। और जो आखिरी स्टेटमेंट है, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनेल, ये तो फॉल्स है। कौन सा प्रेजेंट है इनमें, राइबोसोम्स तो पाया जाता है। जो राइबोसोम्स है, दीज आर दी ओनली सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर प्रेजेंट इन ए प्रोकैरियोट। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया है, फॉल्स। तो अभी ऐसा एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। तो वही क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो यहीं पे हम ये जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है इसके डिफरेंस के साथ और ये दो क्वेश्चंस के साथ ये जो पहला लेक्चर है इसको ख़त्म करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर है बहुत ही जल्दी आ जाएगा। जो सेकेंड लेक्चर है इस पे हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे। ये हो जाएगा आपका लेक्चर नंबर 2। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था, जो लेक्चर्स 2 है इस पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स पे ही फोकस करेंगे और एक ही लेक्चर में पूरा प्रोकैरियोटिक सेल को खत्म करेंगे। और जो थर्ड लेक्चर होगा उस पे हम पूरा जो यूकैरियोटिक सेल है उसको कवर करेंगे। तो यही है पहला सेशन। आई होप बहुत सी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि ये पहला लेक्चर था तो इसलिए हम थोड़े बेसिक्स पे ही ज़्यादा फोकस किए। और ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो एक लिंक मिलेगा, उस पे इसी लेक्चर के रिस्पेक्ट पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ऑल्दो कुछ क्वेश्चंस हमने क्लास पे किए, पर इस लेक्चर के रिस्पेक्टिव और भी कुछ क्वेश्चंस उस शीट पे दिया होगा, तो आप उनको भी एक बार लगा लीजिए ताकि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको ये सारे के सारे चीज़ें क्लियर हो जाए। थैंक यू।